नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुकुल शर्मा। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज और आप सभी का स्वागत न्यूज पंच में। न्यूज पंच जिसके जरिए हम आपको बताते हैं वो हर खबर जिस पर है सबकी नजर और पूरे तथ्य और आंकड़ों के साथ उस खबर का लेटेस्ट अपडेट जो है वो भी हम लेंगे हमारे ग्राउंड जीरो से जुड़े जो संवाददाता हैं उनसे। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर हमारी नजर रहेगी, आइए सबसे पहले रुक कर लेते हैं उनकी तरफ। न्यूज पंच में खासतौर से बात करेंगे E20 को लेकर लगातार सुर्खियों में रहा है, लेकिन अब इसका जो सच है आपको बता दें वो सामने आ गया है। E20 पेट्रोल की अगर बात की जाए, इसको लेकर लगातार जो भ्रामक खबरें हैं वो हमने देखी, अफवाहें देखी, लेकिन IIT कानपुर ने इसका जो सच है, जो असलियत है वो अब बता दी है। क्या है इसकी सच्चाई वो आपको यहाँ बताएंगे। साथ ही बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, किस तरीके से हाई ट्रैप प्लान जो था वो यहाँ पर नजर आया, जो कि फेल हो चुका है। लेकिन इस दौरान ये जो प्लान फेल हुआ है इसकी जो सच्चाई सामने आई है वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि कई वीवीआईपी नाम जो हैं वो उसमें शामिल थे, जिसमें सीएम शुभेंदु भी कहीं ना कहीं निशाने पर थे। जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा था वहां घुसपैठ की कोशिश थी, वो भी निशाने पर था। और क्या कुछ जुड़ी जानकारी से निकल कर आएगी वो आपके साथ साझा करेंगे। और साथ ही बात करेंगे यहाँ पर सपा नेता आजम खां की, जिनकी जो मुश्किलें हैं वो एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल ईडी जो है वो पूरी तैयारी कर रही है, तमाम जानकारी जो है वो खंगाली जा रही है। वो जानकारी जो कि पहले शायद सही तरीके से नहीं दी गई या जानकारी देने में असमर्थता जताई गई, आयकर विभाग ने लगातार इस बात की मांग रखी थी, लेकिन अब ईडी जो है वो पूरी तैयारी, पूरा बंदोबस्त करती हुई नजर आ रही है। विस्तार से इस पर आपको जानकारी देंगे, लेकिन आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी पहली खबर की। और खासतौर से E20 पेट्रोल की अगर हम बात करें तो लंबे समय से चल रही बहस के बीच अब वैज्ञानिक तथ्य जो हैं इससे जुड़े हुए वो सामने आ गए हैं। इंजन खराब होने या माइलेज पर असर पड़ने की जो भ्रामक खबरें चल रही थी उस पर IIT कानपुर की रिसर्च ने एक बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें E20 से इंजन पूरी तरह सुरक्षित रहता है, ये कहा गया है। लेकिन क्या है E20 का और वैज्ञानिक सच और आपकी गाड़ी पर इसका किस तरह का असर होगा, ये आपको बताएंगे अब विस्तार से। जी हाँ, तो आइए बता लेते हैं किस तरीके से क्या कुछ खास सच जो है वो अब इस जांच में जो रिपोर्ट है IIT कानपुर की, इसमें सामने निकल कर आया है। लगातार हमने देखा था अफवाहों का बाजार गर्म था, लेकिन अब इस पर IIT कानपुर की जो मोहर है, जो सच है वो यहाँ पर लग गई है। कैसे आपका जो इंजन है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है, फिट रहता है और माइलेज में भी कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी, इस बात का खुलासा किया है IIT कानपुर की एक रिसर्च ने। क्या है वो रिसर्च, आइए और बेहतर ढंग से आपको बता देते हैं। दरअसल E20 पर IIT की जो मोहर है वो अब लगती हुई नजर आ रही है और IIT कानपुर के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये रिसर्च की और ये बड़ा दावा उन्होंने किया है कि जिस तरीके से तमाम भ्रामक खबरें चलाई जा रही थी, अफवाहों का बाजार गर्म चल रहा था, E20 पेट्रोल को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही थी, अब जो सच है वो सामने आ चुका है। बताया गया है कि E20 से जो इंजन है वो खराब नहीं होता। तो E20 से किस तरीके से, देखिए तमाम जो भ्रामक बातें थीं उस पर यहाँ एक बड़ा दावा IIT कानपुर के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने किया है। पूरी रिसर्च के बाद माइलेज में भी कोई बड़ी गिरावट E20 से नहीं आती है और साथ ही 5% से कम माइलेज में कमी का जो एक अनुमान है वो यहाँ पर ज़रूर लगाया गया है, लेकिन कोई बड़ी गिरावट इससे नहीं है। लेकिन इसके फ़ायदे अगर जब हम देखते हैं या BS4 BS6 के लिए जो वाहन है वो E20 के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। ये बात रिसर्च में निकलकर सामने आई है। बाइक और कार दोनों की जो जांच है वो की गई और ये जो रिसर्च आई है, जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या और कुछ जानकारी दी है, आइए सुनते हैं। E20 तक ऐसा हमने अपने शोध में पाया है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम वर्तमान वाहनों और पुराने वाहनों में नहीं है। सो E20 तक हम लोग नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। जानकारी जो चल रही है सोशल मीडिया पे उस पर ध्यान ना दें। आप लोग अपनी उपभोक्ता पुस्तिका, जिसको इंग्लिश में यूज़र मैनुअल बोलते हैं, और समय समय पर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की जो गाइडलाइंस जारी की जाती हैं उस पर ध्यान दें और कोई भी अनावश्यक चीज़ों पे ध्यान ना दिया जाए।
तो सुना आपने वैज्ञानिक ध्रुवराज को। सीधे तौर पर उनका कहना है कि इस तरह का कोई विशेष प्रभाव इंजन पर नहीं पड़ता, इंजन पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है और माइलेज की जहां तक बात की जाए तो मामूली सा असर जो है वो उस पर ज़रूर देखने को मिल सकता है। लेकिन तमाम जो बातें कही गई इसके विपरीत क्या और कुछ बेहतर निकलता हुआ नजर आता है E20 पेट्रोल से, ये भी आइए जान लेते हैं। क्यों इसको बेहतर बताया जा रहा है, क्या फ़ायदे की जो हम बात कर रहे हैं। दरअसल इसके अगर फ़ायदों की बात की जाए या बेहतर की हम बात करते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए कच्चे तेल के आयात में जो कमी है वो ज़ाहिर तौर पर हमें देखने को मिलेगी। साथ ही प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन घटाने में भी इसके ज़रिए मदद मिल सकेगी। वहीं दूसरी तरफ एथेनॉल से किसानों को बड़ा लाभ जो है वो मिलेगा, बड़ा फ़ायदा उनको मिलेगा और साथ ही साथ स्वदेशी ईंधन को भी हम देखेंगे किस तरीके से बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। पेट्रोल पर देश की जो निर्भरता है वो कम होगी और खासतौर से E20 इस्तेमाल से उत्सर्जन परिणाम बेहतर हैं। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति नज़र आती है, जब हम देखते हैं कि तमाम इस तरह की खबरें आती हैं, लेकिन ऐसे ही खबरों के बीच अगर देखा जाए एक बेहतर खबर यही IIT कानपुर के जो साइंटिस्ट हैं वो आपने सुना किस तरीके से साइंटिस्ट ध्रुव ने इस बात की जानकारी दी कि तमाम परीक्षण जो हैं वो किए गए हैं। पूरी रिसर्च के बाद ये बात सामने निकल कर आ रही है E20 पेट्रोल जो है वो इंजन के लिए सुरक्षित है। और साथ ही उन्होंने दावा किया है इसमें कि BS4 BS6 की अगर बात की जाए, ये इंजन जो है इसके लिए ठीक है, ये वाहनों पर इसका कोई असर नहीं होगा। हमारे संवाददाता रामेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, E20 पेट्रोल को लेकर लगातार हमने देखा था अफवाहों का बाजार किस तरीके से गर्म नजर आया था। सरकार लगातार पहले दिन से बात कह रही है कि इस तरह की कोई बात निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन अब उस पर IIT कानपुर की मोहर जो है वो भी लग चुकी है। देखिए मुकुल, कुछ लोगों को सत्ताएं अफवाहों में मिल गई हैं, इसलिए वे अफवाहों के बाजार में ही रहना चाहते हैं और वहीं से राजनीतिक दिशा तय करना चाहते हैं। लेकिन जब ऐसे लोग सामने आते हैं तो उन वैज्ञानिकों को भी सामने आना पड़ता है जो सच्चाई सामने लेकर आते हैं। ध्रुवराज ने IIT कानपुर में जो रिसर्च किया उसमें पाया कि E20 पेट्रोल BS4 BS6 के लिए फ़ायदेमंद है, कोई संकट नहीं है। उन्होंने कहा कि ये इसमें ना इंजन को खराबी आती है, ना चेसिस खराब होती है, ना ही जो फ्यूल पंप है वो खराब होता है और इसका माइलेज भी ठीक है। माइलेज के उन्होंने कारण गिनाए कि माइलेज पेट्रोल पंप कितना दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कटौती वहाँ हो रही है, परिस्थितियाँ क्या है, सड़क की स्थिति क्या है और मेंटेनेंस कैसे इंजन का किया जा रहा है, माइलेज इस पर डिपेंड करता है और E20 से कोई नुकसान नहीं होता। उन्होंने और आगे कहा ये 85 पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमने कंपनियों को दिया है कि किस तरीके से इंजन का निर्माण करें, उन कंपनियों को हमने दे दिया है कि 85 पर काम किया जाए। यानी अगर E20 बेहतर ना होती तो 85 पर काम करने की बात आगे ना आती। तो जो अफवाह फैला रहे हैं उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है उन्होंने कहा। और कहा कि जो आपकी गाइडलाइन है, जो पुस्तिका मिलती है गाड़ी के साथ, उसको फॉलो करें और उसी तरह गाड़ी चलाएं और इन अफवाहों पर ध्यान न दें। मुकुल जी बिल्कुल रामेंद्र, और इसके साथ साथ जब हम पर्यावरण के लिहाज से इसको देखते हैं तो और भी ज़्यादा फ़ायदा जो है इसका नज़र आता है, किसानों के लिए भी फ़ायदेमंद नज़र आता है। मुकुल, पर्यावरण के लिहाज से देखिए, देश के लिहाज से देखिए, किसानों के लिहाज से देखिए, तो देखिए इसमें सब फायदे ही फायदे हैं। अगर देश के लिहाज से देखिए तो पेट्रोल हम आयात करते हैं उतनी कमी होगी, तो देश का जो पैसा विदेशों में जा रहा है, जब हम पेट्रोल डॉलर से लेते हैं वो रुकेगा, यानी डॉलर हमारा मजबूत होगा जब डॉलर हम अपने पास रखेंगे। दूसरा, जब किसानों से एथनॉल हम खरीदेंगे, उनके जो सामग्री है वो खरीदेंगे, उससे एथनॉल प्रोड्यूस होगा तो किसानों को उसका फायदा होगा। तीसरा ये है कि हम अब आत्मनिर्भर होंगे धीरे धीरे करके। तो अगर इस तरीके से देखिए वातावरण को फायदा होगा कि पेट्रोल से जो पॉल्यूशन ज़्यादा होता एथनॉल से कम होगा, तो ये सारे फायदे हैं। पता नहीं क्यों लोगों को ये फायदे नहीं दिख रहे हैं, जिनको राजनीति दिखती है उनको ये फायदे क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हैं, किसानों के विरोध में क्यों हैं, देश के विरोध में क्यों। राजनीति अपनी जगह है लेकिन किसान और देश पहले है, राष्ट्र पहले है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। मुकुल बिल्कुल रामेंद्र, क्योंकि ईंधन है E20 की जब हम बात करते हैं, लेकिन ज्वलनशीलता जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के बयानों में निकलकर सामने आती है। वो ज्वलनशीलता जो है वो कहीं ना कहीं अफवाहों में नज़र आती है, जबकि अगर देखा जाए जो सच है वो अब क्योंकि सामने आ गया है और ये एक रिसर्च के ज़रिए तमाम जो बातें हैं हमारे सामने आई हैं, कोई कहीं सुनी बात नहीं है। रिसर्च में तमाम जो तथ्य हैं उनको रखा गया है और सबसे महत्वपूर्ण यही, क्योंकि जब उपभोक्ताओं के नज़रिए से हम देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा थी कि जो उनका वाहन है, जो इंजन है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। तो अब हम मान सकते हैं कि जो उपभोक्ता हैं उनको भी काफ़ी हद तक संतुष्टि होगी इस बात से।
देखिए, उपभोक्ता को संतुष्ट होना चाहिए, अफवाहों पर बिल्कुल नहीं ध्यान देना चाहिए। वैज्ञानिक ने भी यही कहा, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा कि आप इन पर ध्यान मत दीजिए। आपकी जो गाड़ी है, जो फ्यूल पंप की बात की जा रही है, उन्होंने कहा फ्यूल पंप बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई संकट नहीं, आपकी चेसिस ठीक है, आपका इंजन ठीक है, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही। ये टेस्टिंग के बाद उन्होंने बताया है, जो लैब है उस पर टेस्टिंग की गई, उसके बाद उन्होंने बताया। तो जाहिर है कि उपभोक्ता को संतुष्ट रहना चाहिए और ऐसे लोगों के अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो वैज्ञानिक नहीं है। वो राजनीतिक विज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन वो कम से कम वैज्ञानिक नहीं, तो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और उससे अलग आकर के उपभोक्ता को सोचना चाहिए। जी बिल्कुल। और खासतौर से अगर देखा जाए, तमाम तरह की जो बातें हैं वो हमने देखा था किस तरीके से निकलती हुई आई थी, लेकिन उन तमाम बातों पर, तमाम जो अफवाहें हैं उन पर हम कह सकते हैं कि अब यहाँ लगाम लगती हुई नजर आएगी, क्योंकि वैज्ञानिक तथ्य जो है E20 को लेकर वो सामने आया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल को लेकर। दरअसल पहले हमने देखा था हमीम मंडल और अब उसके करीबी अर्पिता सरकार। पश्चिम बंगाल एसटीएफ की कार्रवाई में कथित पाकिस्तान लिंक्ड आतंकी मॉड्यूल की जो परतें हैं वो लगातार खुलती हुई नजर आ रही हैं। जांच में जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल जांच में ये सामने आया है कि जो सीजीपी प्रदर्शन में घुसपैठ की योजना बनाई जा रही थी, यानी जो जंतर मंतर था वो निशाने पर था। और इतना ही नहीं, कई वीआईपी भी निशाने पर थे, जिनमें सीएम शुभेंदु अधिकारी का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। तमाम जो सच्चाई है वो जांच में यहाँ निकलती हुई सामने आ रही है। और क्या कुछ सच इसमें निकलकर सामने आया है वो आइए आपको बता देते हैं। कैसे यहाँ पर पश्चिम बंगाल एसटीएफ की अगर बात की जाए, जो एक्शन मोड है वो पूरी तरीके से नज़र आ रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर हमीम जो है उसको हिरासत में लिया गया और साथ ही जो महिला साथी है अर्पिता, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जिम वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं, जो कि वायरल हुआ था। और कहीं ना कहीं जांच में जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, ना सिर्फ निशाने पर जंतर मंतर, कई वीआईपी जिसमें पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी का नाम भी शामिल था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से एक बड़ी साजिश थी ये, जिसमें जैश का आतंकी जो है वो गिरफ्तार किया गया है। और क्या कुछ कनेक्शन है पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है उनके साथ। लगातार इसकी जो परतें हैं वो खंगालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि पूरा मामला जो है कैसे वो लगातार एक के बाद एक जो वहाँ सच था, जो उसकी सच्चाई थी वो सामने आती रही। जो परतें हैं वो लगातार सामने आई हैं और एसटीएफ लगातार कोशिश यही कर रही थी कि जड़ तक पहुँचा जा सके। और लेकिन इससे पहले आपको बता दें, अगर पहले की बात की जाए और यहाँ पर खासतौर से अगर बात करनी चाहिए कि आखिर कौन है, जब हम हमीम मंडल की बात करते हैं या किस तरीके से एसटीएफ का जो एक्शन मोड नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ हमने देखा था हमीम मंडल की जो गर्लफ्रेंड है अर्पिता, उसको गिरफ्तार किया गया। झारखंड से एसटीएफ ने उन्हें अरेस्ट किया और अरेस्ट के बाद जिला कोर्ट में जो पेशी है वो भी की गई। हमीम के मोबाइल से जो तमाम सबूत हैं ये मिले थे, तमाम साक्ष्य मिले थे, जिसके बाद जांच की गई और खासतौर से हमीम मंडल जो है वो भी फिलहाल गिरफ्त में है। लेकिन जो सच सामने आया है वो वाकई आपको चौंकाने वाला है। लेकिन इस दौरान एसटीएफ चीफ की अगर बात की जाए, क्या कुछ उन्होंने और जानकारी दी है, आइए पहले वो सुन लेते हैं। ऐसे हैंडल से इसका इंटरेक्शन दिखा जो कि बहुत ही सस्पिशियस थे और हमने वेरीफाई करके हमें पता चला कि ये सब हैंडल्स जो हैं वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। तो उन हैंडल से बार बार एक कोशिश की जा रही थी इनको कम्युनिकेट करने की कि हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं उनका मूवमेंट पैटर्न, वो उनकी कोई अनगार्डेड मूवमेंट, इसको लेके इनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी कि वेरीफाई करें और बताएं और खबर दें। स्टूडेंट प्रोटेस्ट रिसेंटली हुआ है जंतर मंतर में, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए ये हमीम मंडल जो है इसको बोला जा रहा था कि वो कुछ यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे, पुलिस का यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे। ये हमने हमीम मंडल को अरेस्ट किया, अर्पिता सरकार को अरेस्ट किया, दोनों को प्रोड्यूस करके बर्दवान कोर्ट में यहाँ पे लाया गया है और इनकी फर्दर इंट्रोगेशन इस मैटर पे जारी है। तो आपने सुना यहाँ पर आईजीएसटीएफ को क्या कुछ उनका कहना था और इन तस्वीरों के जरिए आप देख भी सकते हैं कैसे परत दर परत जो सच है वो सामने आया और उसके बाद एसटीएफ का जो एक्शन है वो यहाँ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से तमाम साक्ष्य जुटाए गए, जानकारी के आधार पर हमने देखा जो हमीम है पहले हिरासत में लिया गया, बाद में गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जो महिला साथी है उसको भी गिरफ्तार किया गया और कैसे इनका जो कनेक्शन है वो यहाँ निकलता हुआ नज़र आया है।
जैश का जो आतंकी है वो गिरफ्तार हुआ था। हमने देखा था तमाम जो ये परतें हैं, जो कनेक्शन हैं, कैसे और जुड़ता जा रहा है और कितनी और परतें खुलनी बाकी हैं, ये यहाँ देखना होगा। फिलहाल हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, कई परतें लगातार खुल रही हैं और चौंकाने वाले जो तथ्य हैं, सच है, वो सामने आ रहा है। क्या माना जाए, क्या और भी कई परतें अभी खुलनी बाकी हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर जो नेटवर्क है और भी ज़्यादा बड़ा है। मुकुल, एकदम ये जो मामला है, इस मामले में बहुत सारे ऐसी सारी बातें हैं जिसका खुलासा होना बाकी है कि हमीम मंडल जैसे जुवा और कितने सारे जुवा हैं। हमीम मंडल के अकेले हैं या फिर ऐसे एक पूरा नेटवर्क बंगाल में बन चुका है और वो कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ कहाँ के जुवाओं को यह ऐसे टारगेट किया गया है। और दूसरी बात ये है कि ये जो फंडिंग, ये पैसे का फंडिंग कहाँ से आ रहा है। हालांकि जो एसटीएफ के जो आईजी है गौरव शर्मा, उन्होंने एक बात की पुष्टि किया है कि उन्होंने ये बात तो नकारा नहीं है कि ये पाकिस्तान के फंडिंग होने की संभावना है। और जैसे मोहम्मद जैसे शहजाद भट्टी जैसे जो आतंकी है, इन सारी आतंकी की जो पिछले जो हिस्ट्री है उनसे भी ये पता चलता है कि उनका ये कहना है कि इसका पुख्ता सबूत मिला है कि हमीम और उनके जो गर्लफ्रेंड है अर्पिता, दोनों ही ये जो हैंडलर्स हैं, इन हैंडलर्स के जरिए बात करते थे। सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसके जरिए बात करते थे, चैटिंग होती थी और उनको यहाँ तक के काम दिया गया था। पहली बात तो ये कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी किन किन रस्तों से जाते हैं, उनकी जो गतिविधि है उसको मॉनिटर करने के लिए कहा गया था और ऐसी कौन सी जगह हो सकती है कि जहां पर शुभेंदु अधिकारी के ऊपर हमला किया जा सके, ये भी उनका आदेश था। साथ ही साथ जंतर मंतर में पुलिस की जो ड्रेस है, पुलिस की ड्रेस पहनकर उनको जाने का निर्देश दिया गया था ताकि वहां पे अशांति फैला जाए। तो ये भी एक बड़ी बात सामने आई है कि जंतर मंतर में जो हुआ उसमें क्या ऐसे आतंकियों का हाथ था जिन्होंने इन सारे हथकंडों को आजमाया था। और तीसरी बात यह है कि जो प्रशासन का कहना है कि काफी सारे ऐसे भी एनक्रिप्टेड चैट हैं जिनको वो प्रोसेस कर रहे हैं, जिनके जरिए हमीद और किन किन को रिक्रूट किए थे उस बारे में वो जानना चाहते हैं। और ये जो पूरा जो मामला पहले सामने आया वो है कि यहाँ के जो और एक मिनिस्टर हैं उमेश राय, उनके बेटे को हनी ट्रैप में लाकर उन्होंने ये पूरा जो काम था, ये पूरा काम उन्होंने शुरू किया था। तो एक जाहिर सी बात है कि सिर्फ अकेला मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी नहीं, एक पूरा बीजेपी के कैबिनेट के बहुत सारे मंत्री को भी इस जो निशाना है, जो साजिश है, वो साजिश के तहत उनको भी निशाना बनाया गया था। अब सवाल यह है कि हमीम मंडल अकेले हैं या फिर हमीम मंडल जब न्यूट्रलाइज हो चुके हैं तो ऐसे और कितने हमीम मंडल हैं? मुकुल जी बिल्कुल सौरभ, हमीम के बाद हमने देखा अर्पिता की गिरफ्तारी और उसके बाद जाहिर तौर पर हम ये मानकर चल सकते हैं कि और भी जो साथी हैं शायद उनकी भी जल्द गिरफ्तारी जो है वो होती नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से पूरी साजिश की जो लगातार परत दर परत यहाँ हम कह सकते हैं एसटीएफ ने खंगाल रही है, उम्मीद यही है कि और भी ज़्यादा जो ये नेटवर्क है, कोशिश यही होगी कि जल्द ही उसकी जड़ तक पहुँचा जाए और जिससे इस तरह के तमाम जो मनसूबे वाले लोग हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही आपको बता दें न्यूज पंच में यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। क्या आप उत्तर प्रदेश में अपनी मातृभूमि से दूर देश या विदेश में बसे हुए हैं? अब आप अपने पैतृक गांव की तरक्की में योगदान देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है मातृभूमि योजना, एक ऐसी पहल जहां आप अपने गांव के विकास में भागीदार हो सकते हैं। आपके द्वारा विकास कार्यों में 60% योगदान देने पर शेष 40% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और आपका या आपके पूर्वजों का नाम चयनित परियोजना के शिलापट पर अंकित किया जाएगा। आर्ट सिखाने का एक सेंटर खोलना चाहती हूँ, सरकार सहयोग कर रही है। स्टेडियम जो हमने बनाया है इसमें बच्चों के लिए पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल एज वेल एज एजुकेशनल ट्रेनिंग होगी। आइए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के साथ अपने गांव के सपनों को साकार करें। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रत्येक के मन में सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें या हमसे संपर्क करें। मातृभूमि के लिए आपका योगदान बनाएगा देश को महान। कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान।
LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज पंच में। आइए बात करते हैं सपा नेता आजम खान की, जिनकी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल उनके खिलाफ दर्ज 84 मामलों से जुड़े जो दस्तावेज हैं वो अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को भेज दिए गए हैं, जिसमें FIR और चार्जशीट की कॉपियां हैं और उन्हीं के आधार पर जांच एजेंसी जौहर यूनिवर्सिटी निर्माण और उसमें हुए कथित खर्चे की पड़ताल करेगी। और ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब आयकर विभाग ने इसकी जानकारी मांगी थी, जब यहाँ पर तथ्य खंगालने की कोशिश की गई थी, तब जो ट्रस्ट है वो असमर्थ रहा था सारी जानकारी जुटाने में, सारी जानकारी देने में। लेकिन अब तमाम जो दस्तावेज हैं वो इस मामले से जुड़े हुए वो ईडी को सौंपे जा चुके हैं, जिस वजह से तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं आजम खान जो हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। और किस तरीके से आपको बता दें, ईडी तैयारी कर रही है क्योंकि ईडी के पास केस चार्जशीट का पूरा जो ब्यौरा है वो अब है। यहाँ पर आपको बता दें रामपुर पुलिस ने ब्यौरा ईडी को भेज दिया है और यहाँ पर सपा नेता आजम खान के खिलाफ जो केस का पूरा ब्यौरा था, सारी जानकारी, 84 केस हैं जिनकी जानकारी वहाँ पर सौंपी गई है। और ऐसे में जौहर यूनिवर्सिटी निर्माण के जो राज हैं वो खुलेंगे, कैसे उसका निर्माण हुआ था और निर्माण में जो कालाधन लगे होने की आशंका जताई जा रही थी उसकी असली हकीकत जो है वो भी बाहर आ सकेगी। दरअसल चैरिटेबल दर्जे को आयकर विभाग आप बता दें रद्द कर चुका था और क्योंकि ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया था और उस दौरान हमने देखा था किस तरीके से एक्शन लिया गया। लेकिन ईडी के साथ आयकर विभाग की भी जो जांच है वो लगातार चल रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या कुछ और इस जांच में निकलकर सामने आता है। जब पहले भी जानकारी मांगी गई थी वो जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन अब एक्शन मोड जो है वो यहाँ नजर आ रहा है। ईडी का किस तरीके से एक्शन मोड है, क्योंकि जब हम बात करते हैं किस तरीके का एक्शन मोड है, देखा आयकर विभाग की सख्ती के बाद ईडी जो है वो भी पूरी तरीके से सक्रिय यहाँ नजर आ रही है। और सक्रिय कहाँ पे है, जौहर यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो इससे जुड़े मामलों की जो प्रारंभिक पड़ताल है, जांच है, वो शुरू हो गई है और उसी वजह से जो मुश्किलें हैं आजम खान की वो बढ़ेंगी। दरअसल यूनिवर्सिटी निर्माण पर जो अनुमानित खर्च था वो करीब 494 करोड़ रुपए का है। आप अंदाजा लगा सकते हैं एक बड़ी राशि है और इसी राशि का जो अनुमानित खर्च हुआ था, इसका जो ब्यौरा है वो ट्रस्ट नहीं दे पाया था, उसकी जानकारी उनके पास नहीं थी। उसी वजह से आयकर विभाग ने तमाम नोटिस भी भेजे थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का स्थिति जो थी वो वहाँ हम कह सकते हैं कि कुछ भी जवाब वो नहीं दे पाए, जानकारी नहीं दी गई थी और ऐसे में आयकर विभाग की सख्ती के बाद अब ईडी पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। फिलहाल हमारे संवाददाता रामेंद्र जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, अगर देखा जाए ना सिर्फ यहाँ पर सपा नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी, बल्कि जो सच है जिसका इंतजार हो रहा था, क्योंकि आयकर विभाग तो लगातार नोटिस भेज रहा था, उन नोटिस का भी जवाब नहीं दिया गया और अब कहीं ना कहीं ईडी जिस तरीके से सक्रिय होगा तो शायद सच्चाई हम मान सकते हैं कि जल्द ही बाहर आएगी। देखिए, कुल करीब 84 मुकदमे हैं जिनकी पूरी फहरिस्त, जिनके पूरे कागज ईडी ने मांगे हैं और पुलिस विभाग ने, जो रामपुर जिला प्रशासन है, उसने ईडी को सौंप दिया। आयकर विभाग ने इनसे पहले भी मांगा था। देखिए, उसमें जो आरोप है कि शत्रु संपत्ति पर कब्जा किया गया है और जो ज़मीनें खरीदी गई वो महंगे दामों पर खरीदी गई, सस्ते दामों पर दिखाई गई हैं। 11 ऐसी संस्थाएं हैं जिन पर बड़ा दान देने का है कि बड़े दान इन्होंने दिए हैं। तो संस्थाएं कौन है, किस तरीके से लिया गया, क्या ब्लैक मनी तो नहीं खपाई गई, तो इसकी आयकर जांच कर रही थी। लेकिन जो जौहर यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसने आयकर विभाग को कोई सूचना इस तरीके की नहीं दी थी कि वो जांच आगे बढ़ पाए। तो अब ईडी ने पूरे पेपर मांगे हैं, तो 84 मुकदमों के कागज गए हैं और बाकी जो डिटेल्स है वो भी उसके साथ गया है। तो आगे की कार्रवाई जैसे ही ईडी शुरू करेगी मुश्किलें बढ़ेंगी, चूँकि इसमें ये तथ्य सामने आए हैं कि ब्लैक मनी खपाई गई है और जो ज़मीनें ली गई उसमें तमाम सरकारी ज़मीनें हैं जो अब सारी चीज़ें प्रूव हो रही हैं। उसके अलावा जो ज़मीनें महंगी ली गई हैं उनको सस्ते दामों पर दिखाया गया है। तो इस तरीके से पूरा घालमेल है। जब ये निकल कर आएगा तो ये भले ही अभी 494 करोड़ दिख रहा हो, ये राशि इससे बढ़कर जाएगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बड़ा पैसा निवेश हुआ है और उसमें आजम खान उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री थे
और बड़ा रुतबा था। तो जहां जहां से पैसा आया वो कौन लोग हैं, दानदाता कौन है, क्या उनकी हैसियत ये है कि जितना दान दिया है, ये सारी चीजें जांच के दायरे में आएंगी। जी बिल्कुल, और दायरा इसलिए बढ़ गया क्योंकि वो जानकारी जो है वो नहीं दे पाए थे। लेकिन रामेंद्र, क्योंकि पहले हमने देखा था जो चैरिटेबल का दर्जा था उसको रद्द किया गया, वो कहीं ना कहीं एक शील्ड बनकर रहता था। जांच में कहीं ना कहीं हम देखते थे किस तरह की परेशानी होती थी, लेकिन पहले आयकर विभाग ने उसे रद्द किया क्योंकि मानकों के अगर देखा जाए उस पर वो उतर नहीं पा रहा था। देखिए, आयकर विभाग ने जो चैरिटेबल का दर्जा निरस्त किया था उसके पीछे भी यही था कि आप सही जानकारी नहीं उपलब्ध करा पाए कि आपके पास पैसा कहाँ से आया, कितने लोगों को पढ़ा रहे हो, कैसे आप इसकी व्यवस्था संचालित कर रहे हो। तो तमाम आयाम थे उसमें जिनकी जानकारी आयकर विभाग ने मांगा, और आयकर विभाग को जब संदेह हुआ कि ये चैरिटेबल नहीं है, ये तो निजी संस्था है और इसको चैरिटेबल के नाम पर केवल जो चंदा दिया गया है उसके टैक्स के रिबेट मिल जाए, इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा, तो आयकर विभाग ने चैरिटेबल का दर्जा निरस्त कर दिया है। अभी चुनौतियां बढ़नी शुरू हुई हैं, आर्थिक मोर्चे पर बड़ी चुनौतियां आजम खां के सामने बढ़ेंगी। अभी बिल्कुल बड़ी चुनौतियां जाहिर तौर पर सामने आएंगी और सच भी निकलकर सामने आएगा। ईडी जिस तरीके से सक्रियता अपनी यहाँ दिखाएगी इस पूरे मामले में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ ही न्यूज़ पंच में वक्त तो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।